हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में, जहां आप इंग्लिश व्याकरण की पढ़ाई कर रहे हैं। और पिछले वाले वीडियो में हम लोग एडवर्ब की शुरुआत किए थे, और एडवर्ब की शुरुआत करने के बाद में एडवर्ब के प्रकार कितने होते ये जाने थे। और उसमें से पहला जो एडवर्ब था सिंपल एडवर्ब को हमने पढ़ा, और सिंपल एडवर्ब में जितने भी टाइप्स थे सबको हम लोगों ने ठीक ठाक से पढ़ लिया। अब एडवर्ब का जो दूसरा भाग था, या ऐसा कह लो कि जो दूसरे नंबर का एडवर्ब था, वो था रिलेटिव एडवर्ब, जो यहाँ लिखा हुआ है रिलेटिव एडवर्ब। यही से हमको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो रिलेटिव एडवर्ब मतलब संबंधवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है ये? रिलेटिव एडवर्ब दो उपवाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर को स्पष्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, अभी ऐसे पढ़ने से उतना क्लियरिटी नहीं आएगी। एग्जाम्पल देखो क्या है। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम हियर। आई नो मैं जानता हूं, द टाइम माने समय, व्हेन माने जब, ही विल कम हियर वह यहाँ आया था। तो अब देख लो क्या है, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ कौन वर्ड कर रहा है? व्हेन। यहाँ क्या है? आई नो द टाइम, मैं वह समय जानता हूँ, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा ही विल कम हियर, वह यहाँ आया था, ये दूसरा वाक्य हो गया। और इन दोनों को जोड़ने का काम किसके द्वारा हुआ है? व्हेन के द्वारा हुआ है, ठीक। तो क्लियर हो गया कि दो उपवाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करता है। When he will come here, जब वह यहाँ आया था, वह यहाँ आया था, अर्थात इससे पहले जो नाउन यूज हुआ है उसकी ओर संकेत कर रहा है। ये जो आया था उसकी ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। तो ये संकेत हो गया। अब क्या करता संकेत करते हुए? ये टाइम बता सकता है, प्लेस बता सकता है, रीजन बता सकता है, या मैनर को स्पष्ट करेगा। तो यहाँ देख लो समय बता रहा है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया ना, परिभाषा इसके एग्जाम्पल में आ गई, और इसी परिभाषा या इसी एग्जाम्पल के आधार पे इसके वर्क है। फंक्शन मतलब कार्य ऑफ रिलेटिव एडवर्ब मतलब संबंधवाचक क्रिया विशेषण का। तो तीन कार्य इसके हैं। पहला एडवर्ब की तरह वर्ब की विशेषता प्रकट करना, ये वर्ब की विशेषता प्रकट करेगा एडवर्ब, जैसा कि हर एडवर्ब करते हैं। दूसरा है अपने पूर्ववर्ती नाउन के साथ संबंध प्रकट करना, जो आप यहाँ एग्जाम्पल में देख चुके हो, परिभाषा में भी था। तीसरा दो अलग अलग वाक्यों को मिलाना, तो यहाँ दो अलग अलग वाक्य थे, इनको मिलाया गया, तो ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक। हाँ, तो अब एडवर्ब का जो तीसरा और अंतिम है वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वैसे ही जैसे ही नाम आप पढ़ोगे ना, वैसे ही आपको आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होता है। अधिकतर प्रयोग जिसका प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण में जिन प्रश्नवाचक शब्दों का होता है वो यहाँ लिखे गए हैं। वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब ऐसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है जिनका उपयोग क्या होता है? प्रश्न पूछने में किया जाता है। एग्जाम्पल है, देख लो। वेयर आर यू गोइंग, है ना। हाउ डिड ही पास, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हाउ डिड ही पास, वह कैसे पास हुआ, ठीक। तो ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं या प्रश्न के बारे में बता रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव जहाँ भी मिल जाता है, मुझे नहीं लगता किसी को समस्याएं आती है, क्योंकि इससे हम लोग ज़्यादा रूबरू हैं। तो इस प्रकार आज आपका जो एडवर्ब था बचा खुचा तीन थे एडवर्ब में, और वो तीनों हो चुके, पूरे हो चुके। अब एडवर्ब समाप्त हो चुका है, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं प्रीपोजिशन स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अवयव या उपसर्ग भी इसको बोलते हैं। उपसर्ग आपने पढ़ा होगा हिंदी में, तो हिंदी वाले टीचर उस पर डिस्कस किए होंगे क्या होता क्या नहीं होता है। अभी हम लोगों को अंग्रेजी में डिस्कशन करना है, बात करनी है कि जो प्रीपोजिशन है वो क्या होता है, इसका उपयोग क्या है ना।
तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो यह बताते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के किस दिशा में है, जैसे ऊपर नीचे अंदर बाहर। दिशा का मतलब ये तब भी वो भी है, कह दिया कि तुम्हारे पूरब में है, तुम्हारे पश्चिम में है, तुम्हारे दक्षिण में है, तुम्हारे उत्तर में है। इस तरीके से जो 4 दिशाएं होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन इसे भी दिशा ही बोलते हैं कि नीचे है, नीचे की दिशा, ऊपर की दिशा है ना, दाएं की दिशा, अंदर की दिशा, बाहर की दिशा, तो ये भी दिशा में ही आ जाता है। लेकिन वो दिशा नहीं जो दिशा हम लोग को ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती है, ये अंग्रेजी वाली दिशा है। तो इसलिए क्लियर करने के लिए मैंने लिख भी दिया, यहाँ दिशा का मतलब ऊपर नीचे अंदर बाहर से होगा। जैसे मान लो अगर मैं कह दूँ किताब मेरे, मार्कर मेरे हाथ में है, ठीक, तो इसका मुझे दिशा पता चला कि ये कहाँ है। क्लियर हुआ? अभी ना क्लियर हुआ तो और देख लो, और भी बातें बताई गई है। प्रीपोजिशन का अर्थ है प्री धन पोजिशन। अगर हम इसको संधि करें, अलग अलग भागों में तोड़ें, तो पहला भाग प्री होगा और दूसरा भाग पोजीशन। प्री का मतलब ही होता है प्राथमिक, पहला, पोजीशन मतलब स्थान। तो पहले वाला स्थान या पहले वाली प्रक्रिया, पहले वाला कुछ भी, मतलब जो फर्स्ट है, फर्स्ट प्लेस को ही क्या कह देंगे, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो पहले वाला स्थान कहा, पर इन्हें प्रीपोजिशन इसलिए कहते हैं, मतलब अर्थ के नाते इनको प्रीपोजिशन नहीं कहा गया है कि हाँ ये पहले आते हैं और पहले आकर के स्थान के बारे में बताते, इसलिए प्रीपोजिशन है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया गया। तब किस लिए किया गया है? पर इन्हें इसलिए प्रीपोजिशन कहते हैं क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। ठीक, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आने के कारण इनका नाम पड़ गया प्रीपोजिशन, मतलब पहले वाला स्थान। तो अब धीरे धीरे डेवलप हुआ तो पता चला कि हाँ इतने सारे लोग और इसमें इंक्लूड कर सकते, तो वो भी किए गए। जैसे एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, मेज पर है, कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, उसने क्या बता दिया, मेज पर है। ठीक, अब देखो यहाँ कुछ ये इंग्लिश की परिभाषा लिख दी है थोड़ी सी कि प्रीपोजिशन टेल्स माने बताते हैं, द रिलेशन माने संबंध, ऑफ नाउन और प्रोनाउन मतलब नाउन अथवा प्रोनाउन की, विथ समथिंग किसी अन्य चीज के साथ, मतलब नाउन प्रोनाउन का रिलेशन बताने का काम, किसी अन्य के साथ रिलेशन बताने का काम जो करता है वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक, यहाँ देखो कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो अधिकतर प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रीपोजिशन को जान चुके हैं कि प्रीपोजिशन क्या है, तो अब बात आती है उसके प्रकार की। तो प्रीपोजिशन के 3 प्रकार होते हैं, पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल मतलब जो साधारण है, सिंगल वे में यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन मतलब जिसमें संयुक्त हो। अब फेजरल माने भी संयुक्त होता है, कंपाउंड माने भी संयुक्त होता है। अब आप कैसे जानोगे? तो जो फेजरल वर्ब होता है, जो मतलब फेजरल प्रीपोजिशन है, वो क्या होता है कि मतलब उसमें वर्ब भी सम्मिलित हो जाएगा। ठीक, उसमें वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर के बनाते हैं फेजरल प्रीपोजिशन को, जबकि कंपाउंड प्रीपोजिशन जो होता है वो अपने आप में अकेला होता है, प्रीपोजिशन ही होता है। तो हम बोल सकते हैं इसको दोहरा या दोहरे उपसर्ग या दोहरे संबंध बोधक अवयव, और इसको संयुक्त अवयव या, ठीक, और नहीं तो इसीलिए देखो, इसीलिए बताया गया कुछ ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में ही जानना अच्छा रहता है, दिक्कतें नहीं आती। फिर भी मैंने आपको डिफरेंस बताया, इसको भी संयुक्त बोलते हैं हम, इसको भी संयुक्त बोलते हैं। अब यहाँ 2 हैं तो हम नहीं बोल सकते, तो इसको हम दोहरे बोल देंगे और इसको संयुक्त बोल देंगे। ठीक, पहचान दोनों की क्या है कि इसमें केवल प्रीपोजिशन नहीं रहेगा, कोई शब्द और आ जाता है, इसमें केवल प्रीपोजिशन ही आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज प्रीपोजिशन। अब पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, तो कितने हैं? इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विथ, बाय। ठीक, आदि मतलब और भी होते हैं, बट इतना लिखा गया कि जो मतलब अधिकतर प्रचलन में है, जिनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका अधिक उपयोग है, और ये मुख्य सिंपल प्रीपोजिशन भी कहलाते हैं। अब आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको इसके अलग अलग पार्ट को बताऊंगा, अलग अलग यूजेज बताऊंगा कि इनका उपयोग कैसे कहाँ किया जाता है, किन स्थितियों में, ऑन का उपयोग कहाँ किन स्थितियों में करते हैं, एट का किन स्थितियों में करते हैं। तो ये इनके उपयोग मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अगले वीडियो में होगा। आज की वीडियो में इतना ही, आप इसको नोट कर लो।